नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव इतिहास विषय के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। आज मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार एवं प्रसार या ये कहें कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार या प्रसार पर आपके बीच चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा मुद्दा है कि अगर इसके तहत हम चाहें तो पूरे आधुनिक भारत की झलक झांकी देखी जा सकती है। इसमें किन किन पॉइंट्स पर हम आपसे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो इसके तहत जो पहला पॉइंट हम चर्चा के लिए करेंगे वो क्या है? पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब 1608 में अंग्रेज हम लोग के यहाँ आए तब इनका क्या उद्देश्य था। उस समय इनके नज़र में भारत की क्या छवि थी और उस समय भारत की क्या राजनैतिक स्थिति थी। तो इन्हीं बातों की चर्चा हम इस पृष्ठभूमि में करेंगे। अगला पॉइंट जो चर्चा का होगा वो क्या है? भारत की राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन। तो इसके तहत हम ये देखेंगे कि जब अंग्रेज हम लोग के यहाँ आए 1608 में तो उस समय मुगलों की सत्ता थी और उनका जो अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हुई तो भारत की राजनैतिक स्थिति कैसी बनी और उस राजनैतिक स्थिति का किस तरीके से अंग्रेज़ों फ्रांसीसियों ने लाभ लिया और व्यापारी से कैसे ये स्वामी बने, इन बातों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगली बात हमारी होगी, अगला पॉइंट जो होगा वे 5 ब्रिटिश अधिकारी जिनके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आधारशिला रखी गई। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इन अधिकारियों के मुख्य क्या नीतियां थी, क्या इनकी पॉलिसी थी, थोड़ा थोड़ा करके। तो अब पहले पॉइंट्स पर हम चर्चा शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का जो पॉइंट है वो क्या है? पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो जब 1608 में अंग्रेज आए तो इनका जो उद्देश्य था वो व्यापार, ओनली व्यापार। इनका उद्देश्य मन में चाहे जो रहा हो, भीतर चाहे जो प्लानिंग रही हो, लेकिन जो ऊपर दिख रहा था वो व्यापार, केवल व्यापार। इनके नज़र में उस समय
कि जो भारत थे उसकी क्या छवि थी। तो उस समय इनके नज़र में भारत की छवि एक समृद्ध देश की, उस समय इनके नज़र में भारत एक बहुत समृद्ध देश के रूप में था। अब इसकी थोड़ी सी जांच करें कि जो ये छवि लेकर के आए थे उसमें क्या सच्चाई थी। तो अगर समृद्धि पर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं भारत बहुत समृद्ध था। सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था और विश्व की जीडीपी में लगभग 24% की हिस्सेदारी मानी जा सकती है। यहाँ के जो मंदिर वगैरह थे वो अकूत संपत्ति से भरे पड़े थे। तो इस तरीके से यह छवि जो इनकी थी एकदम सही थी। दूसरे पर अगर हम बात करें कि देश, तो उस समय भारत देश था कि नहीं, तो इसके कुछ बेसिक एलिमेंट पर इसकी जांच करनी होगी। तो एक देश के क्या बेसिक एलिमेंट होते हैं, किसे देश कहा जाता है। तो पहला, जिसकी एक अपनी भौगोलिक सीमा हो, उस सीमा में रहने वाली जनसंख्या हो। तीसरा, उस भौगोलिक सीमा पर अपनी संप्रभुता और अपनी सरकार, तो देखें क्या था। तो भौगोलिक सीमा की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर था, जनसंख्या भी थी, लेकिन क्या ये था संप्रभुता और सरकार। तो जी नहीं, ये नहीं था। अगर वर्तमान भारत की कल्पना की बात की जाए तो 1905 के पहले तो नहीं किया जा सकता। 1905 बंग भंग के बाद जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुआ, उसी में पहली बार एक राष्ट्रीय भारत जन्म लेता हुआ दिखाई देता है। तो उसके पहले का जो भारत था निश्चित तौर पर वह राजतंत्री भारत रहा होगा, वर्तमान की तरह गणतंत्री भारत नहीं, अर्थात भारत ढेरों राजाओं के नियंत्रण में रहा होगा। तो इस तरीके से इसको कुछ कथन से समझते हैं, जैसे 1883 में J.R. सीले ने भारत के बारे में कुछ अपनी बात कही और कहा, भारत मात्र एक भूखंड है। भारत वनली फॉर एक क्या है, भूखंड है, जहां लोग रहते हैं, लेकिन इन लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भावनात्मक जुड़ाव या लगाव नहीं है। अर्थात भारत केवल भूखंड से जुड़ा था, विचार से नहीं। इनके कहने का यही मतलब निकल रहा है। इसी तरीके से 1884 में जॉन स्ट्रेची ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को भारत के बारे में बताते हुए कहा कि भारत न एक था न एक है, और यह भविष्य वाणी भी कर दिया कि भविष्य में भी यह एक
राष्ट्र नहीं बन सकता। भविष्यवक्ता बनकर के इन्होंने अपनी बात कही। लेकिन जब 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में भारत में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा, भारत एक राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ने लगा। इनकी भाषा बदल गई। अब इन्हें अपनी जो भविष्यवाणी की थी उस पर शर्म आने लगी और कोपलैंड की बात से समझा जा सकता है कि कोपलैंड ने कहा ये भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वह हमारी ही संतति अर्थात उन्हीं की संतान है। लेकिन यह नहीं बताया, यह कबूल नहीं किया, यह स्वीकार नहीं किया कि यह संतति तो थी लेकिन ऐच्छिक नहीं, अनैच्छिक। जी हाँ, वो ऐसा थोड़ी ना चाहते थे कि भारत एक राष्ट्र बने, सोने की चिड़िया उनके हाथ से निकले। तो इस तरीके से यह ऐच्छिक नहीं अनैच्छिक संतति है, यह बात नहीं की या यह स्वीकार नहीं किया। यह नहीं बताया कि वह संतति या वो संतान जिसकी वो बात कर रहे हैं जन्म लेते ही उसका गला घोटने का प्रयास किया, दूध पिलाने से इनकार किया। अर्थात इस राष्ट्रवाद जो भारत में उदित हो रहा था उसको कुचलने का प्रयास किया, उसको किसी तरीके से प्रमोट करने का कोई कार्य अंग्रेजों द्वारा नहीं किया गया। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उस समय जो भारत है वह राजतंत्री भारत के रूप में दिख रहा है, जो भूखंड से भले एक है लेकिन छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। अर्थात वर्तमान भारत की उस समय कल्पना नहीं की जा सकती, राष्ट्रीय भारत की स्थिति उस समय नहीं थी। तो यह जो छवि थी, एक बात तो उनकी सही थी कि भारत समृद्ध था, लेकिन जो देश की छवि बना रखे थे उस तरह का भारत उस समय नहीं था। उसमें अगला पॉइंट पृष्ठभूमि में जो हमने आपसे कही, जो अगला पॉइंट था वो क्या था? तत्कालीन भारत की राजनैतिक स्थिति। उस समय जब 1608 में अंग्रेज आए तो उस समय भारत की राजनैतिक स्थिति क्या थी? तो उस समय आपको पता होगा कि उस समय भारत में मुगलों की शक्तिशाली सत्ता शासन में थी और 1608 में यहाँ पर जो मुगलों का शासन कर रहा था उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आए? शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आए? औरंगजेब। ये सब इतने शक्तिशाली थे कि इनके शासनकाल में व्यापार के अतिरिक्त कुछ सोच पाना भी संभव नहीं था। अगर एक इसमें
उदाहरण लेकर के बात समझें तो आप देखेंगे कि 1688 में क्या हुआ कि बंगाल का बॉम्बे का गवर्नर जॉन चाइल्ड इसने कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास किया। क्या किया? तो जो भारत का पश्चिम तटीय क्षेत्र था, जो पश्चिम तटीय जो मुगलों के बंदरगाह थे, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और जो गुजरात, सूरत जैसे क्षेत्रों से जहां से हज यात्री हज की यात्रा पर जाते थे, हज के यात्रियों को बंदी बना लिया, जिसके विरुद्ध औरंगजेब ने जबरदस्त कार्रवाई की और तत्काल देश से निष्कासित किए जाने का आदेश दिया। हालांकि बाद में क्षमा याचना करने पर क्षमा कर दिया था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब अंग्रेज आए उस समय भारत समृद्ध देश था, भले यहाँ पर गणतंत्र जैसी व्यवस्था नहीं थी या राष्ट्रीय भारत जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो शासन करने वाली सत्ता थी मुगलों की शक्तिशाली सत्ता थी, जिनके काल में व्यापार के अतिरिक्त और कुछ के बारे में सोचना संभव नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? भारत की राजनैतिक स्थिति में बदलाव। भारत की राजनैतिक स्थिति में बदलाव। बदलाव या परिवर्तन। तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई राजनैतिक स्थिति में व्यापक बदलाव आया, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी में वह योग्यता सामर्थ्य नहीं थी कि उतने बड़े साम्राज्य के दायित्व का वो निर्वहन कर पाते। परिणाम क्या हुआ कि मुगल सत्ता का विघटन, मुगल सत्ता का विघटन शुरू हो गया और जिन राज्यों को जीतकर मुगलों ने इतनी बड़ी सत्ता बनाई, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया था, वो विघटित होना शुरू हो गया और उस पर ढेरों नवीन राज्य उदित होने लगे। जैसे अवध, बंगाल, कर्नाटक, हैदराबाद। तो इस तरीके से ढेरों अधीनस्थ या नवीन राज्य उदित होने लगे, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जो केंद्रीय नियंत्रण है वो अब खत्म हो चुका है या कमजोर हो चुका है। अब जब यह स्थिति बनी तो ऐसे में दो ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे हम कह सकते हैं कि मुगलोत्तर काल में, ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल काल में वो ऐसी दो घटना थी जिस घटना ने इतिहास की दिशा दशा दोनों को बदल दिया। तो देखते हैं वो दो घटना कौन थी। तो पहली घटना थी 1739 में करनाल युद्ध, और दूसरी घटना थी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध।
पहले इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम इस समय पानीपत के युद्ध की चर्चा करें तो आप कह सकते हैं कि यह पानीपत युद्ध वह युद्ध था जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। कैसे कैसे बदल दिया? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई इसकी मृत्यु के बाद मराठा सत्ता जो थे बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़े। बहुत तेजी से मराठा जो शक्ति थी वो शक्तिशाली होने लगी और ऐसा लगने लगा कि मुगलों के जो उत्तराधिकारी होंगे वो यही मराठे होंगे। अर्थात मुगलों के बाद भारत में जो सत्ता के केंद्र में होगा वो यही मराठे होंगे। लेकिन इस युद्ध ने सब कुछ उलट पलट दिया। जब यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में मराठों की इस बुरी कदर पराजय हो गई कि इस युद्ध ने से यह स्पष्ट हो गया कि अब कौन अंग्रेजों का इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि अब मेरी बात फिर से समझिएगा। तो इस युद्ध ने स्थिति पर इतना तत्कालीन राजनीतिक स्थिति किस कदर प्रभावित किया, आप कह सकते हैं कि इस युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब मराठे मुगलों के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। कौन बनेगा ये तो भविष्य की बात रही, लेकिन इस युद्ध से या इस युद्ध ने मराठों का इस कदर क्षति पहुंचाई कि यह तय हो गया कि अब मुगलों के उत्तराधिकारी मराठे नहीं बनेंगे, बाकी चाहे जो बने। अर्थात आप कह सकते हो कि यह पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उस युद्ध ने भारत के इतिहास की दिशा दशा दोनों को बदल दिया। अब हम लोग पहले वाले पर आते हैं, करनाल वाले पे। करनाल युद्ध यह किसके किसके बीच हुआ, तो आप देखेंगे कि नादिर शाह ने उत्तरवर्ती मुगल शासक रंगीला मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया और बुरी तरह पराजित किया और रंगीला को घुटने पर बैठाया, मुर्गा बनाया। इसका परिणाम क्या हुआ कि आप कह सकते हो कि भारत में केंद्रीय सत्ता लगभग खत्म, अर्थात भारत में एक तरह से राजनैतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब यह स्थिति देख करके जो यहां पर खास करके जो फ्रांसीसी थे और अंग्रेज, इनकी लार टपकने लगी कि अरे यह तो बड़ा सुनहरा मौका बन गया है, इस वैक्यूम को, इस पॉलिटिकल वैक्यूम का लाभ लिया जा सकता है और आसानी से यहां पर व्यापारी से स्वामी बना जा सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि अगर यह एक सोचता तो बात अलग थी। एक नहीं दो प्रबल शक्तियां, यूरोप की दो बड़ी शक्तियां फ्रांसीसी अंग्रेज दोनों ही इस पॉलिटिकल वैक्यूम को
भरने अर्थात इस पर खुद को रिप्लेस करने की योजना बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, पहले इन दोनों को आपस में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी होगी कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। जो श्रेष्ठ होगा वही इस वैक्यूम को फिलअप करेगा। तो इसी का परिणाम हुआ कि ये शक्तियां आपस में टकराई और जिसके तहत 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, जिससे कर्नाटक युद्ध। मैं चूंकि भारत के अकॉर्डिंग इस बात चर्चा कर रहा हूं, तो कर्नाटक युद्ध के कारण और भी थे, यूरोप में भी इसका कारण छिपा हुआ है, लेकिन हम भारत के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये दोनों शक्तियां आपस में टकराई, जिसका परिणाम कर्नाटक युद्ध रहा, जिसके तहत 3 लड़ाइयां लड़ी गई, जिसकी चर्चा चूंकि पिछले टॉपिक का ये मुद्दा है, वहां पर बृहद स्तर पर हुआ। थोड़ी बातें यहां पर लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 युद्ध कौन कौन से हुए, उसमें हम जो मुद्दा बताने चाह रहे हैं उसमें उसके लिए क्या कौन सा महत्वपूर्ण है। तो ये 3 लड़ाइयां थी। पहला 1746 से 48, दूसरा 1749 से 1753, तीसरा 1756 से 1763, सप्तवर्षीय संघर्ष। इसमें हम चर्चा कर रहे थे कर्नाटक युद्ध की। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इसमें हम कर्नाटक युद्ध तो पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ की पूरी चर्चा हो। इसमें केवल इस टॉपिक के दृष्टिकोण से जिसकी हम चर्चा करेंगे उसी पर फोकस रहेंगे। तो इसके तहत हम यही दूसरे कर्नाटक युद्ध पर हम अपनी बात बताना चाहेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पर जो ये इस वैक्यूम को भरने के लिए आगे बढ़े, अंग्रेज भी सोच रहे हैं कि हम स्वामी बन जाएं, फ्रांसीसी भी सोच रहे हैं हम स्वामी बन जाएं। तो अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहले किसमें महत्वाकांक्षा जागी। तो आप जान लें कि सबसे पहले डुप्ले, फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले इस राजनीतिक स्थिति का लाभ लेने के लिए योजना बनाई, और इसीलिए डुप्ले को कहा जाता है भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला यही डुप्ले ही था। इसी ने भारत के राजाओं के आपसी लड़ाई में खुद को शामिल कर अपने हित को साधा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की भूमि को औपनिवेशिक दृष्टि से जोत करके उर्वरा इसी ने बनाया। दुर्भाग्य से फसल तो नहीं काट पाया, फसल काटा अंग्रेजों ने। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले इस युद्ध में भारी लाभ लिया। यह युद्ध जिसके तहत हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ा, और उस संघर्ष में एक तरफ अंग्रेज शामिल हो गए, एक तरफ फ्रांसीसी। और जो कर्नाटक युद्ध में डिटेल में पढ़ा गया है, तो उसी में आप देखें डुप्ले ने कैसे लाभ लिया। तो डुप्ले ने क्या किया कि जो कर्नाटक का अधिकारी था, अर्थात चंदा साहब को सपोर्ट दे करके इसे विजयी बनाया। और जब यह विजय हुआ तो इस कुछ इनाम देगा। तो इसने 80 गांव और कृष्णा से कन्याकुमारी
तक की गवर्नरी दे दी डुप्ले को। इसी तरीके से हैदराबाद, जो हैदराबाद का संघर्ष चल रहा था, उसमें एक तरफ अनवरुद्दीन जिसको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, दूसरा मुजफ्फरजंग। तो फ्रांसीशो ने इसको सपोर्ट किया और यह विजयी रहा। और जब मुजफ्फरजंग जीता तो इसने भी खूब इनाम दिए, 20 लाख रुपए और मसूली पट्टन का क्षेत्र। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा यह लाभ है। यह लाभ जो था, जो डुप्ले को मिला, अंग्रेजों की इसको देख करके अंग्रेजों की आंख खुली की खुली रह गई। अब वो सोचे करिए तो बहुत ज्यादा डुप्ले ने लाभ ले लिया, अब हम क्या करें। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इसी पॉलिसी को किंग मेकर पॉलिसी को कहां, बंगाल में, इसका प्रयोग कहां किया, बंगाल में। और बंगाल में काल कोठरी, यह काल्पनिक घटना है, हलवेल ने इसकी रचना की थी, जिसे हम पहले टॉपिक में पढ़े हैं। काल कोठरी त्रासदी को मुद्दा बना करके फिक्सिंग क्रिकेट मैच, जी हां, प्लासी युद्ध। प्लासी युद्ध में जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला को मार बंगाल पर अपना कठपुतली शासक मीर जाफर को शासक बनाया। और यह प्लासी युद्ध, जिसे क्या कहा जाता है, फिक्सिंग क्रिकेट मैच, क्योंकि यह युद्ध होने से पहले इसकी सारी बातें डिसाइड हो गई थी, जिसे प्लासी युद्ध में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके तहत जो यहाँ पर फिक्सिंग क्रिकेट मैच इसे क्यों कहा जाता है, तो इसमें क्या होना है, कौन लड़ेगा, कौन किसको मारेगा, ये सारी प्लानिंग पहले ही हो गई थी। और इसीलिए इस युद्ध के बारे में के.एम. पर्डिकर ने कहा, जिसे युद्ध कहा जाता है वह प्लासी में हुआ ही नहीं, क्योंकि बंगाल के अमीरों ने अपने ही हाथों अपने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। इसी तरीके से यदुनाथ सरकार ने भी इस युद्ध के बारे में कुछ कहा कि 23 जून, यह युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। 23 जून 1757 को लड़े गए इस युद्ध के साथ भारत के एक युग, मध्य युग का क्या हो गया, अंत हो गया, और एक नए युग, आधुनिक युग की क्या हुई, शुरुआत हुई। हालांकि यह तार्किक नहीं है, जो जिन चीजों को आगे समझा जाएगा। इसी तरीके से नवीन चंद्र ने भी इस युद्ध के बारे में कहा कि इस युद्ध के साथ भारत के अनंत अंधकाल युग की क्या हुई, शुरुआत हुई। खैर ये सब डाटा थे। तो इस तरीके से आप देखें, प्लासी युद्ध वह युद्ध था जिसके द्वारा अंग्रेजों की भारत में राजनैतिक स्थिति की आधारशिला बनी। और इसी युद्ध के तहत जब अंग्रेजों को 24 परगने का क्षेत्र इनाम के रूप में मिला, इस क्षेत्र से जब इन्हें टैक्स मिला, इनकी वर्षों की तलाश पूरी हो गई। कौन सी तलाश? तो सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया वाली तलाश। जब ये अंग्रेज आए तो ये जान रहे थे कि भारत बहुत समृद्ध है, सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन वह सोने की चिड़िया इनको कहीं उड़ती मिली नहीं और इसको ये खोजते रहे।
यह चिड़िया इनको जब 24 परगने का क्षेत्र मिला इनाम के रूप में और यहाँ से जब टैक्स मिला, तब इनको ये बात समझ में आई कि भारत में सोने की चिड़िया आसमान में नहीं उड़ती, जमीन से उगती, अर्थात यहाँ की समृद्धि, यहाँ की भूमि, यहाँ की लैंड में है और कृषकों के पास है। अब जिसकी तलाश थी वो मिल गया, तो जो तलाश थी जो जहां मिलेगा उसी पर तो फोकस होगा। तो इसी का परिणाम हुआ कि यहां से अंग्रेजों ने जितनी भी पॉलिसी, जितनी भी योजनाएं बनाई अकॉर्डिंग टू लैंड, ताकि भारत के अधिक से अधिक भूखंड पर अपना अधिकार कर सके और अधिक से अधिक लाभ ले सके। ठीक है, तो इस तरीके से इसी के साथ अंग्रेजों ने भारत में अपने प्रसार की शुरुआत की और एक के बाद एक, जैसे एक के बाद एक, जैसे 1760 में मीर कासिम, ये सब बातें पिछले टॉपिक की हैं तो पूरी बातें यहां पर नहीं की जा सकती। मीर कासिम को सपोर्ट दे करके मीर जाफर की जगह गद्दी पर बैठाने के लिए इससे बर्दमान, मिदनापुर, चटगांव का क्षेत्र झटक लिया। 1763 में जो 56 से युद्ध चल रहा था फ्रांसीसियों के साथ, 63 में फ्रांसीसियों को या फ्रांसीसियों पर निर्णायक विजय, इसके साथ आप कह सकते हो कि भारत से फ्रांसीसियों का प्रभुत्व एक तरह से समाप्त हो गया, जिसका अंत पेरिस की संधि द्वारा हुआ था। वो भी पिछले टॉपिक का मुद्दा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1764, 22 अक्टूबर 1764 को किसी भी स्थल पर लड़ी गई लड़ाइयों में से सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में से एक बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध किसके किसके बीच? तो यह युद्ध अंग्रेजों और त्रिगुट, त्रिगुट में कौन थे? तो एक मीर कासिम, जिससे अंग्रेजों ने नवाब का पद छीना, तो उससे नाराज होकर के इसी ने त्रिगुट बनाया था। दूसरा अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और तीसरा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तो जहां प्लासी युद्ध अंग्रेजों ने बिना युद्ध लड़े जीत लिया था, अपनी कुटिल कूटनीति से जीत लिया था, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपने पूरे शौर्य का प्रदर्शन किया, अपनी पूरी तकनीकी का प्रदर्शन किया और यह प्रमाणित किया कि हम केवल कुटिल नीति ही नहीं, हम युद्ध भी लड़ना चाहते हैं। हमारी तकनीकी आपसे बेहतर है, हम उसमें भी आपको पराजित कर सकते हैं। और जहां प्लासी युद्ध ने अंग्रेजों को खड़े होने की स्थिति प्रदान की, वहीं बक्सर युद्ध ने उन्हें स्टेबिलिटी दिया। क्योंकि आप देखें कि प्लासी युद्ध में अंग्रेज खाली बंगाल को जीते हैं, यहां पर आप देखें कि शाह आलम द्वितीय शामिल है इसमें। शाह आलम द्वितीय अर्थात मुगल शासक। अब मुगल शासक जब पराजित हो गए तो आप कह सकते हो कि एक तरह से उत्तर भारत की सबसे बड़ी सत्ता पराजित हो गई और ये अंग्रेज उत्तर भारत के सबसे बड़ी सत्ता के रूप में, शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। इस युद्ध का, बक्सर युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो इस युद्ध का ये भी पीछे का मुद्दा है, पूरा यहाँ पर चर्चा नहीं किया जाएगा, महत्वपूर्ण बातें ही लेके आगे बढ़ूंगा मैं। तो इस युद्ध का अंत किससे हुआ? इलाहाबाद की दो संधियों से।
तो यहाँ पर जरा देख लें, तो यह त्रिगुट क्या हुआ, तो आप देखें कि त्रिगुट में त्रिगुट पराजित हुआ, मीर कासिम भागे और शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि और शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की पहली संधि। तो आप देखिए इलाहाबाद की जो पहली संधि वो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जिसके तहत शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच संधि हुई थी। इसकी जो मुख्य बात थी उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को, समझिएगा। तो मुगल शासन के तहत दो महत्वपूर्ण सेक्टर हुआ करते थे, एक फौजदारी, दूसरी दीवानी। फौजदारी जो शांति व्यवस्था को देखा करता था, अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखा करता था। जो दीवानी वाजबी है, यह राजस्व विभाग को देखा करता था। तो आप देख रहे हैं कि यह दीवानी किसको मिल गई, अंग्रेजों की। तो यहीं से आप कह सकते हो कि अंग्रेजों का प्रशासन में क्या हो रहा है, पदार्पण। और मुगल शासक पेंशनर बन गया। ठीक है, मुख्य बातें ये थी। दूसरी संधि जो हुई वो 16 अगस्त को हुई। ठीक है, इसकी बातें पीछे हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि यहां से अंग्रेजों का प्रशासन में क्या हुआ है, पदार्पण हो रहा है। और इसी के जस्ट बाद आप देखेंगे कि क्लाइव और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला में एक संधि हुई, जिसके तहत 53 लाख रुपए में नजमुद्दौला के सारे अधिकार क्लाइव ने ले लिए। और इसी के तहत आप देखेंगे बंगाल में द्वैध शासन, ऐसा शासन जिसके तहत पूरे बंगाल को कंकाल बना दिया गया, पूरे बंगाल को लूट लिया गया, जिसके बारे में के.एम. पर्डिकर ने कहा कि यह डाकुओं का राज। पर्सिवल स्पीयर ने कहा यह बेशर्मी की लूट जो 1765 से 1772 तक चली। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस तरीके से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की पृष्ठभूमि आधारशिला बनी। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग इतनी ही बातें देखेंगे। अब तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग का तीसरा पॉइंट है वे 5 महत्वपूर्ण अधिकारी पदाधिकारी जिनके द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आधार शिला रखी गई। वो कौन थे, तो पहले क्लाइव, सत्रह सौ 57 से 60 और 1765 से 67। दूसरा वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785। तीसरे कौन थे, कार्नवालिस 1786 से 1793 और फिर 1805। चौथे कौन थे, वेलेजली 1798 से 1805 और पांचवें कौन थे, डलहौजी 1805
1848 से 1856। इन लोगों ने तत्कालीन भारत की परिस्थितियों, जैसे अगले उस पे ले लेते हैं, जैसे पहला केंद्रीय सत्ता के अभाव, 2 फैली राजनैतिक अव्यवस्था, 3 उत्तरवर्ती अयोग्य मुगल शासकों की अयोग्यता या मूर्खता से कर लीजिए का लाभ उठाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया और भारत को अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल निर्यातक और पक्का माल आयातक बना लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जहां क्लाइव द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई, जिसे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जिस नींव को मजबूत किया गया, कॉर्नवालिस द्वारा इस पर इमारत की आधार शिला रखी गई, जिसे वेलेजली द्वारा पूर्ण किया गया और इसे अंतिम रूप बाद के गवर्नरों द्वारा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऐसी परिदृश्य पर या इसी तरीके से अंग्रेजों ने भारत में अपने ब्रिटिश साम्राज्य
कि क्या की आधारशिला तैयार की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस तरीके से मुद्दा यहीं पर हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसको आगे ले जाने तो 1964 पूरा सिलेबस इसमें देखा जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ाने का मतलब बात बहुत बड़ी हो जाएगी और उन बातों को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज यहीं तक, आपने इतना हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।